नमस्कार साथियों, मैं जितेश शाकर न्यूज सक्षम क्लासेज के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल अपन ने बात की थी तत्व यौगिक व मिश्रण की चर्चाएं अपन ने स्टार्ट की थी। कल की थोड़ी सी विगत चर्चाएं एक बार करते हैं। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था पदार्थ की चर्चाएं की थी। पदार्थ कैसे बना, मतलब परमाणु से पदार्थ बना है, ठीक है। परमाणु से अणु बना, अणु से पदार्थ बना है। और पदार्थ जो दो प्रकार का था, एक शुद्ध पदार्थ था, एक अशुद्ध पदार्थ था। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का था, एक तत्व था, एक यौगिक था। अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण बोल रहे थे। और मिश्रण भी दो प्रकार का था, एक समांगी मिश्रण था, एक विषमांगी मिश्रण था। सबसे पहले अपन ने बात की थी परमाणु की परिभाषा। परमाणु क्या था कि पदार्थ का सबसे छोटा रूप था, या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप था, या फिर पदार्थ की ऐसी प्रावस्था जिसका और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु के बाद में हमने चर्चा की थी पदार्थ की, कि पदार्थ क्या है। दुनिया की वो हर वस्तु जो कोई स्थान घेरती है, जैसे मार्कर है स्थान घेरता है तो मार्कर पदार्थ है। जैसे हम लोग स्थान घेरते हैं, हमारा द्रव्यमान है तो हम भी पदार्थ हैं। अग्नि भी पदार्थ है क्योंकि अग्नि स्थान घेरती है। मतलब दुनिया की हर चीज पदार्थ, अपन ये कह सकते हैं। फिर अपन बात कर रहे थे शुद्ध पदार्थ, जो केवल एक ही घटकों से मिलकर बने हैं, शुद्ध पदार्थ। जो एक से अधिक घटकों से मिलकर बने हैं वह शुद्ध पदार्थ थी। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ में तत्व। तत्व की परिभाषा हमने पढ़ ली थी कि तत्व की परिभाषा क्या थी, कि शुद्ध पदार्थ का सबसे साधारणतम रूप क्या कहलाता है? तत्व। फिर अपनी यौगिक की डेफिनेशन पढ़ी थी फ्रेंड्स। यौगिक की डेफिनेशन ये थी कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। बस इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि निश्चित अनुपात आना जरूरी है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि अगर CO2 गैस ले ली तो चाहे आप कहीं से CO2 की प्राप्ति करो, चाहे कोई भी रिसोर्सेस हो CO2 को प्राप्त करने का, इस CO2 के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 होगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की संख्या 2 होगी। ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया था H2O का। H2O जल को, वाटर को आप कहीं से भी प्राप्त कीजिएगा, H2O के अंदर हमेशा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 होंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 होगा। ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर अपन बात करते तत्व के बाद में यौगिक, यौगिक के बाद में मिश्रण। दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर मिश्रण बनता है, जो दो प्रकार का मिश्रण था। एक समांगी था, दूसरा विषमांगी था। समांगी मिश्रण कौन सा था? मतलब वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक जगह सांद्रता समान हो, कौन सा मिश्रण कहलाता है? समांगी। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था आपको। जैसे अगर पानी के अंदर नमक मिला दिया जाए, फिर उस पानी को ऊपर से टेस्ट करते हैं, ऊपर से भी लवणीय रहेगा। अगर बीच से टेस्ट किया तो भी लवणीय, अगर उस पानी को नीचे से टेस्ट किया तो भी लवणीय। मतलब पदार्थ के आप कोई से भी कोने से उस पानी को टेस्ट करके देख लीजिएगा, हर जगह से वो लवणीय पानी मिलेगा अपन को, क्योंकि सांद्रता समान है। इसलिए अगर समान सांद्रता होती है तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा हमने बात की थी विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है? वह मिश्रण जिसमें पदार्थ की सांद्रता प्रत्येक जगह समान नहीं होती है। जैसे मैंने बात की थी कि एक गिलास है जिसके अंदर मिट्टी डाल दी और पानी से भर दिया जाता है, तो मिट्टी नीचे तो ज्यादा होगी, तो नीचे की सांद्रता ज्यादा होगी, ऊपर की सांद्रता कम होगी। ये तब विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल और विषमांगी मिश्रण। अब हम फ्रेंड्स पढ़ रहे थे इसके बाद में कि तत्व भी 3 प्रकार के हैं। एक धातु है, एक अधातु और एक बीच की उपधातु है। कल हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म भी देख लिए थे। गुणधर्म देखने से पहले हमने छोटी सी बात की थी कि जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में पदार्थों के अंदर होने वाले अवस्थाओं को देखी थी। पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्था थी, इनके अलावा 2 अन्य अवस्थाएं थी। 3 अवस्था कौन कौन सी थी? एक ठोस थी, एक द्रव थी, एक गैस थी। ठोस की सारी विशेषताएं देख ली थी, द्रव की देख ली थी, गैस की देख ली थी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह थी कि संसंजन और आसंजन बल क्या था, ये मैंने समझाया था कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लग रहा है तो संसंजन, अगर अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लग रहा है तो आसंजक बल कहलाएगा। फिर अपन फ्रेंड्स बात कर रहे थे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन की। पदार्थ में होने वाले 2 प्रकार का परिवर्तन था, एक भौतिक परिवर्तन था, एक रासायनिक परिवर्तन था। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। फिर अपन फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है, जिसे अपन ने एग्जाम्पल देके समझा था कि बर्फ को जब अपन गर्म करते हैं तो बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाती है? बर्फ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जब अपन पानी को फिर से गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो क्या हो जाता है? पानी वेपर या भाप में बदल जाता है।
अगर भाप को वापस ठंडा करते हैं तो जल बन जाता है, और जल को वापस ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाती है। मतलब बर्फ को वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ है। इनके अलावा रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि अगर लकड़ी को जला दिया जाए तो लकड़ी को जलाने से राख बनती है, राख से क्या वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए लकड़ी में कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना। इसके अलावा मैंने बहुत से और भी एग्जाम्पल बताए थे, जैसे दूध का दही में बदलना किण्वन प्रक्रिया के फर्मेंटेशन प्रक्रिया के थ्रू होता है। ये किण्वन प्रक्रिया का प्रोडक्ट क्या होता है मैंने ये भी बताया था, कौन सी जीवाणु से बनता है ये भी मैंने बताया था। इसके साथ मैंने कल की क्लास के अंदर ये भी चर्चा की थी कि अपन को थकावट क्यों आती है, कौन सी अम्ल की वजह से आती है। फ्रेंड्स, आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी अच्छी चीजें और पढ़ते हैं। कल अपन ने धातु और मतलब जो तत्व के 3 प्रकार थे, उनमें से 2 टाइप के भौतिक गुण पढ़े थे, धातु और अधातु के। मैंने धातु और अधातु के कुछ गुण बताए थे, वो एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहला गुणधर्म तो फ्रेंड्स ये था कि जो धातुएं होती हैं वो कैसी धातुएं कहते किसको हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली धातु होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली कौन होती है, अधातु होती है। फिर अपन ने फ्रेंड्स पढ़ा था कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो फिर धनायन बनाएगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी अधातु तो क्या बनाएगी, ऋणायन बनाएगी। फिर अपन बात कर रहे थे कि जो धातुएं थी उनमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता का मतलब अगर आप किसी भी वस्तु को पीटो और वह चद्दर बन जाए तो उस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप नोट करते चलना, आज की नई बातें थोड़ी थोड़ी अपन पढ़ते चलते हैं। देखो, आघातवर्धनीयता का गुण की बात की थी, ये आघातवर्धनीयता का गुण हमारे मतलब अधातुओं में नहीं पाया जाता है। मैंने जब आपको धातु और अधातु समझाई थी तब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक लोहे का पिंड मान लो, उस लोहे के पिंड को तो आप धातु कह दो और अपने शरीर को आप अधातु कह दो। बोलो, अगर आप लोहे को पिंड को पीटोगे, उस वस्तु को, उस पदार्थ को, तो परत बन जाएगी। इसलिए लोहे का पिंड धातु है, लेकिन हमारे शरीर को पीटोगे क्या परत बन जाएगी? नहीं फ्रेंड्स, अपना शरीर को पीटने से। इसलिए अधातु के अंदर आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। नोट करके आपको लिखना है कि सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता का जो गुण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है सोने में। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता का गुण सोने में, इसके अलावा चांदी में पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात हमने धातुओं के लिए ये की थी फ्रेंड्स कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अगर आप लोहे का लंबा तार बना सकते हो इजीली फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स आप याद रखो, अपने शरीर को अपने अधातु माना था। क्यों माना था? क्योंकि अपना शरीर कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, इसलिए ओवर बॉडी हमारा शरीर भी तो अधातु ही होगा। अब अधातु की बात करें, अगर तार उस लोहे के पिंड को खींचेंगे तो लंबा तार निकाल सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को क्या खींच करके आप तार बना सकते हो? नहीं फ्रेंड्स, टूट ही जाएगा लेकिन तार नहीं बनेगा। इसलिए अपन अब बात कर रहे हैं कि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। आघातवर्धनीयता का गुण भी सबसे ज्यादा सोने में, तन्यता का गुण भी सबसे ज्यादा सोने में। फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी का डाटा लर्न रखना होगा। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम ओरम से आप 2 किलोमीटर लेंथ का एक लंबा तार निकाल सकते हो। मतलब 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार निकाल सकते हो। अब आप बात आती है आगे आघातवर्धनीयता की, तन्यता की। फ्रेंड्स, मैंने अगला गुण बताया था ध्वनिक गुण। मतलब अगर धातुओं को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो एक आवाज उत्पन्न होती है, वो गुण था ध्वनिक या सोनरस का। अगर आप अधातुओं को ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो आवाज उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए अधातुओं में ध्वनिक या सोनरस का गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे धातुओं और अधातुओं के विद्युत के और उष्मा की चालकता के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने कल कहा था कि धातुएं उष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं। फिर मैंने ये एक्सप्लेन करके आपको बताया था क्यों होती है, जबकि अधातु नहीं होती है। धातुएं क्यों होती हैं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखो, कई बार मैंने ये भी यहाँ पर बताया था आपको स्पेशली कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुएं विद्युत की चालक क्यों होती है। एग्जाम में ऑप्शन 4 होते हैं। पहला ऑप्शन होता है क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है धातुओं के ए व बी दोनों। चौथा ऑप्शन होता है नन। अपन आंसर देते हैं 1 नंबर पे टिका देते हैं, क्योंकि धातुओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको लर्न रखना होगा, इलेक्ट्रॉन तो दुनिया की हर चीज में पाया जाएगा,
लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन अधातुओं में नहीं पाया जाता है, जबकि धातुओं में पाया जाता है। और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से क्या पैदा होती है, चालक बनते हैं धातु। और अब अपन बात कर रहे थे चालकता की बात, मतलब विद्युत और ऊष्मा की चालकता की बात करने के बाद में अगली चीज आपको यह ध्यान रखनी होगी, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, सोना चांदी होती है। एजी को अपन अर्जेंटम भी बोलते हैं, एजी को अर्जेंटम भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको सिल्वर भी बोलते हैं और इसको फ्रेंड्स चांदी भी बोलते हैं। तो विद्युत की सर्वाधिक चालक कौन होती है, चांदी होती है। कौन होती है, चांदी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, जबकि उष्मा की, देखो विद्युत और उष्मा की सर्वाधिक चालक कौन सी धातु होती है, वो होती है Hg का मतलब पारा होता है, और पारा का दूसरा नाम क्या है, मरकरी। आपको फ्रेंड्स क्या क्या बात ध्यान रखनी होगी, पहली बात तो सबसे ज्यादा आघात और तन्यता सोने चांदी में, सबसे ज्यादा तन्यता सोने में। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा किलोमीटर तार निकाल सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार निकाल सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा विद्युत की चालक कौन सी धातु, सिल्वर, अर्जेंटम, चांदी ये होती है। उष्मा की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, Hg, पारा, मरकरी। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं फ्रेंड्स आगे क्या बातें कर रहे हैं कि दो धातुएं होती, इतने गुणधर्म तो अपन ने पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, इतनी चर्चाओं को आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। यहाँ से राजस्थान पुलिस पटवा दोनों एग्जामों में भरपूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे रीट हो। अब इधर ध्यान देना, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर धातु और अधातु के कुछ गुणधर्म और देख लेते हैं। दो, यहाँ पर धातु, यहाँ पर अधातु। अब फ्रेंड्स एक बात हो, धातुएं कैसी होती हैं, कठोर। कैसी होती हैं, कठोर। कठोर को तो समझते हो, हार्ड जो होती हैं। ठीक है, अब ये जैसे अपन बात करें, लोहे का पिंड कठोर होता है या नहीं होता है, होता है। तो धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है क्या, पाया जाता है। लेकिन अधातु, अपना शरीर कठोर होता है क्या, नहीं फ्रेंड्स, अपना शरीर तो सॉफ्ट होता है, इसलिए अधातुएं क्या नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आपको एक बात कहूं, धातुएं कठोर होती हैं, अगर वो कठोर होती हैं लेकिन अपवाद है, क्या है, अपवाद। देखो फ्रेंड्स, अपवाद तो हर जगह मिल जाता है। राम के टाइम पे रावण अपवादी, तो वरना उस टाइम में परिस्थितियों पे कौन ध्यान देता था। अब ध्यान देना, ये धातु का अपवाद क्या है, धातु का अपवाद पारा है। क्या है, पारा। Hg है, क्या है, मरकरी। कैसे अपवादी, पारा मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, कौन सी अवस्था में होता है, द्रव्य अवस्था में। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जो अपना धातुएं कठोर होने के बावजूद भी जो पारा होता है वो रूम टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था में मिलता है, द्रव्य अवस्था में मिलता है। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, इसके अलावा अधातुएं मुलायम होती है। अधातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, अधातुएं मुलायम होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको लर्न रखना होगा, इसका अपवाद भी है। आपको बताऊं, कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। और उस कार्बन के 3 अपरूप आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। एक अपरूप तो होता है हीरा, दूसरा अपरूप होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फ्लोरीन। और मैं इस हीरा कार्बन का ये प्रूफ है, इसलिए हीरा अधातु होगी, जो कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति का कौन सा पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। इसलिए अधातु मुलायम होनी चाहिए, लेकिन हीरा होकर क्या है, कठोर पदार्थ है। इसलिए धातुओं का हीरा क्या हो गया, अपवाद। धातुओं का अपवाद क्या हो गया, पारा। इनके अलावा धातुओं के अपवाद और भी पाए जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने गैलियम का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, गैलियम का। और फ्रेंड्स आपको लर्न रखना होगा, गैलियम का प्रतीक होता है Ga। जी हमेशा आपको ये इतने बात तो ऑलरेडी कॉमन सेंस होंगी कि अगर किसी भी तत्वों को प्रतीकों या संकेतों के रूप में दर्शाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा लेटर जो होगा, दूसरा अक्षर जो होगा वो स्मॉल होगा। अब फ्रेंड्स गैलियम की बात कर रहे हैं तो गैलियम में Ga, और इसके अलावा सीजियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीजियम, ये दोनों, सी कैपिटल है, ये एस है, एस स्मॉल है। फ्रेंड्स गैलियम और सीजियम दोनों धातु हैं। इसके बाद भी ये हथेली पर रखते ही, किस पर रखते, हथेली पर रखते ही कौन सी अवस्था में चली जाती हैं, द्रव्य या पिघल जाती हैं। गैलियम और सीजियम धातु होते हुए भी इनको हथेली पर रखते ही, हथेली पे रखते ही मतलब बॉडी टेम्परेचर पे लाते ही
कौन सी अवस्था में चली जाती हैं? द्रवावस्था या लिक्विड अवस्था में चली जा सकती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि गैलियम और सीजियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब फ्रेंड्स आगे अपन बात करते हैं, क्या करते हैं? आगे बात करते हैं। यह थी कठोरता की कहानी, समझ गए? धातुएं कठोर हैं, अधातु कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। मुलायम होने के बावजूद भी हीरा इसका अपवाद है। इसके अलावा धातुएं कैसी होती है? कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद इसका पारा या मरकरी है। इसके अलावा गैलियम सीजियम इसका क्या है? अपवाद है। अब फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आगे दूसरे भौतिक गुण की। कौन से भौतिक गुण की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? नेक्स्ट भौतिक गुण की। नेक्स्ट भौतिक गुण है चमकीलापन। कौन सा पन है? चमकीलापन। अब ध्यान देना, देखो धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं की बात करता हूं, जैसे लोहे का पिंड, लोहे से बनी वस्तुएं चमकीली होती है या नहीं होती है? होती है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे स्टील वगैरह चमकीली तो होती हैं, तो धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा अधातुओं का अपवाद है, ठीक है। अपवाद, अपवाद कौन है? आयोडीन। कौन है? आयोडीन। आयोडीन को कैपिटल आई से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक या संकेत है, ठीक है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती हैं, हालांकि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। ये फ्रेंड्स धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म थे। कौन कौन से गुणधर्म? पहला तो मैंने धातु अधातु की डेफिनेशन बताई, दूसरा मैंने धातु अधातु का आघातवर्धनीयता का गुण समझाया, तीसरा मैंने तन्यता का गुण समझाया, चौथा मैंने धातु अधातु की विद्युत चालकता समझाई, पांचवा मैंने उष्मा चालकता समझाई, छठवां मैंने कठोरता समझाई, सातवां मैंने इसकी चमकीलापन समझाया। फ्रेंड्स अब अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें अपन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं कुछ काम की चीजें बताऊं। कल अपने परमाणु स्टार्ट किया था, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपको पढ़ना है धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म की बातें। रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ने से पहले अपन को भौतिक गुणधर्म के बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन रासायनिक गुणधर्म को पढ़ने के लिए अपन को रासायनिक अभिक्रियाओं का आना जरूरी होता है। तो पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझाने से पहले उस माहौल में डालता हूं। सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ने वाली चीजें पढ़ रहे हैं, पहले तो एक बात हो, जो परमाणु होता है उसमें 3 परमाणुवीय कण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? देखो इधर देखना बोर्ड पे, ये परमाणु ऐसा होता है, कैसा? ऐसा, ठीक है। ऐसा तो मैं इमेजिन करके बना रहा हूं, बाकी ऐसा इतना बड़ा थोड़ा होता है परमाणु, अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता ये भी मैं बता रहा हूं अभी। देखो परमाणु के अंदर एक बीच में सेंटर में अत्यंत द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान केंद्रित रहता है, इसको बोलते हैं नाभिकी। क्या बोलते हैं? नाभिकी। और यह होता है बाहर, पूरा का पूरे को बोलते हैं परमाणु, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही क्वेश्चन बताता हूं कि इस परमाणु की खोज किसने की? इस परमाणु की खोज की थी फ्रेंड्स, पहली लाइन लिख रहा हूं, परमाणु की खोज। परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। किसने की थी? डाल्टन ने की थी। किसने की थी? डाल्टन ने की थी फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, मतलब ही जो कणाद नाम का वैज्ञानिक था और महर्षि पाकुदा कात्यायन नाम के जो दार्शनिक थे, कौन थे? दार्शनिक थे। उन्होंने बहुत पहले ही परमाणु के बारे में बता दिया था, लेकिन उन्होंने कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया था, इसलिए परमाणु की खोजकर्ता उनको नहीं माना जाता है। परमाणु की खोजकर्ता डाल्टन को माना जाता है। अब फ्रेंड्स आते हैं कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की। चलो परमाणु की खोज का तो पता चल गया। अगला क्वेश्चन आता है कि ये परमाणु होता कितना है? इस परमाणु का आकार। अगली बात आती है परमाणु का आकार। देखो इन चीजों को आप नोट करते चलना। परमाणु का आकार, जो परमाणु का आकार होता है वो कितना होता है? परमाणु का आकार होता है 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर का, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैं लर्न रखना होगा। देखो मैं कुछ चीजें बताऊं, आपने सुनी होगी, फिजिक्स के अंदर बताई जाती हैं। एक तो होता है डेसी, ठीक है, एक होता है सेंटी, एक होता है मिली, ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, एक होता है नैनो, एक होता है फ्रेंड्स पिको, एक होता है फ्रेंड्स फेमटो, एक होता है एक्सा, एक होता है जेप्टा, एक होता है योक्टा, ठीक है। फ्रेंड्स डेसी का मतलब
इन चीजों को आपको लर्न रखना होगा, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्सा, जेप्टो, योक्टा, इन सारी चीजों को लर्न रखना होगा। 1 डेसी बराबर 10 की घात माइनस 1 मीटर होता है। 1 सेंटी बराबर मतलब एक तो हर के आगे लगाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 डेसी बराबर और सेंटी का मान होता है 10 की घात माइनस 2 मीटर। मिली का मान होता है 10 की घात माइनस 3 मीटर और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि मैं एक बार देख लेता हूं आपको, ठीक है। शायद ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, दे रही है दिखाई। अब बताते हैं अपन माइक्रो 10 की घात माइनस 6 मीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस 12 मीटर और फेम्टो का मतलब होता है 10 की घात माइनस। देखो फेम्टो का एक दूसरा नाम और होता है, उसको फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फर्मी 10 की घात माइनस 15 मीटर। एक्सा का मतलब होता है 10 की घात माइनस 18 मीटर और जेप्टा का मतलब होता है 10 की घात माइनस 21 मीटर और योक्टा का मतलब होता है 10 की घात माइनस 24 मीटर। फ्रेंड्स मैंने क्या बताया? ये वैल्यू, ये डाटा आपको लर्न रखना होगा। इनके बिना अपन ना फिजिक्स पढ़ सकते हैं ना केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि बार बार यूज में आता है। अब अगली बात कि परमाणु का आकार कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर का। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी होगी, वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम और फ्रेंड्स एंगस्ट्रम का मतलब एंगस्ट्रम को ए और ए के माथे के ऊपर बिंदिया लगाकर दर्शाते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर का। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर का होता है। तो परमाणु का आकार कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर का। या फिर मैं परमाणु के आकार को ऐसे कह सकता हूं क्या कि 1 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम का एक के ऊपर माथे के ऊपर बिंदिया लगाएंगे। तो बोलो परमाणु की खोज किसने की? परमाणु का आकार कितना होता है पता चल गया। अगली ही लाइन में आपको बता रहा हूं कि नाभिक, ठीक है, नाभिक की खोज, ठीक है। देखो फ्रेंड्स नाभिक की खोज किसने की? मैं परमाणु की जानकारी आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको पता है सबसे पहले परमाणु के लिए जे थॉमसन का थॉमसन मॉडल आया, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उस मॉडल में थॉमसन साहब ने कहा था कि परमाणु सेम ऐसा ही होता है जैसे अपना तरबूज होता है, जैसे अपना वाटरमेलन होता है, जैसा अपना प्लम पुडिंग जो मिठाई होती है, या जैसे अपना हलवा होता है, सेम वैसा ही परमाणु होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये था थॉमसन साहब का कि परमाणु के अंदर जैसे वाटरमेलन जो तरबूज होता है, उस तरबूज के अंदर जो लाल लाल गिरी होती है वो तो कौन सा भाग होता है परमाणु का? धनावेश। और जो उसके बीज होते हैं वो उसके बीच में धसे रहते हैं। ये बात किसने कही? जे थॉमसन ने। किसके लिए? परमाणु के लिए, ठीक है। ये मॉडल था जे थॉमसन का, जो कि आगे जाकर वैज्ञानिक तथ्यों को साबित नहीं करने की वजह से फेल हुआ, विफल रहा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक सोने की पतली पन्नी ली आगे, ठीक है, और उसके आगे एक जेड लेपित पर्दा रखा, ठीक है, और उसके ऊपर उसने क्या की? अल्फा कणों की बौछार की। तो कोई 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था, देखो अल्फा कण थे, अल्फा कण के ऊपर +2 चार्ज आवेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। अब धनावेश अगर ऋणावेश, धनावेश कब आएगा वापस से? जब वो धनावेश समान आवेशों में, एक चीज और लिख देता हूं मैं ऊपर आपको यहां, समान आवेश, कौन से आवेश? समान आवेश। समान आवेशों में क्या होती है? बछेड़ उड़ती है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। जबकि विपरीत आवेशों में क्या होगा? विपरीत आवेशों में आकर्षण होगा, ठीक है। तो बोलो प्रतिकर्षण का मतलब है अगले सामने से जाएगा, टकराएगा और वापस आ जाएगा, मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, वापस दूर दूर हो दोनों। तो दूर दूर कब होगा? अल्फा कण, जब अल्फा कण जाएगा और अंदर अगर धनावेश मिलेगा तो उससे टकरा कर वापस लौट के आएगा। तो फ्रेंड्स जब रदरफोर्ड साहब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब 20,000 में से
जो कुछ कण थे वो तो सीधे आगे निकल रहे थे, और जैसे जैसे वो कण उसी परमाणु के केंद्र से गुजरने लगे, पास नाभिक के पास से गुजरने लग रहे थे, तब वो डाइवर्ट हो रहे थे, मतलब अपनी जो सीधी स्ट्रेट वेव में जा रहे थे उससे थोड़े थोड़े कुछ एंगल के मोड़ पे जा रहे थे। जैसे कोई 120 कोण के ऊपर विचलित हो रहा था, कोई 90 डिग्री पे विचलित हो रहा था, और जैसे 20,000 में से एक कोई अल्फा कण जो एकदम सेंटर में आया वो टकरा कर वापस लौट के आ गया। अर्थात फ्रेंड्स क्या हुआ, जब ये टकरा कर गया वापस आया, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि ये धनावेश जा रहा था, धनावेश से टकरा के ही तो वापस आया। तो परमाणु के नाभिक में अति सूक्ष्म बिंदु पर एक आवेश रहता है जिसका नाम धनावेश है, उसी को नाभिक नाम पड़ा। तो नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। कौन से प्रयोग में की? अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में की। इसके अलावा फ्रेंड्स अपन बात कर रहे हैं नाभिक की खोज के बाद में नाभिक का आकार। किसकी बात कर रहे हैं? नाभिक का आकार, ठीक है। और नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर का। कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर का। इसको एक फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे किस किस की बात कर ली अपन ने बात कर ली परमाणु के अंदर। सबसे पहले तो अपन ने फैक्चुअल डाटा ये देखा। देखो ये डेसी है, ये सेंटी है, ये मिली है, ये माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्सा, जेप्टा, योक्टा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अपन डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, इन सब की बातें भी करेंगे, ठीक है। इनसे पहले अब अपन बात कर रहे हैं कि जो परमाणु होता है उसका आकार कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम का, ठीक है, या फिर 10 की घात -10 मीटर का होता है। फिर अपन ने बात की कि परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने की। फिर अपन ने बात की कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। फिर अपन ने बात की कि नाभिक का आकार कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर का, या फिर 1 फेम्टो के बराबर होता है, या फिर 1 फर्मी के बराबर होता है। फिर अपन ने बात की कि जो नाभिक होती है उसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज की बात तो कर ली। समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। इतनी चर्चाएं हमने कर ली थी। इन चर्चाओं के आगे अपन बात करते हैं किसकी? देखो अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले एक बार तो डेसी सेंटी के अलावा कुछ डाटा और हैं, वो भी आपको लर्न रखने होंगे साथ के साथ ही, ठीक है। देखो इनके अलावा थोड़ा सा डाटा और है, वो है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एठा, जेठा और योठा, ठीक है। देखो क्या हुआ, डेका का मतलब होता है 10 की घात 1, हेक्टो का मतलब होता है 10 की घात 2, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 और मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, टेरा का मतलब होता है 10 की घात 12 और पेटा का मतलब होता है 10 की घात 15 और एठा का मतलब होता है 10 की घात 18 और जेठा का मतलब होता है 10 की घात 21, योटा का मतलब होता है 10 की घात 24। देखो फ्रेंड्स आपको ये लर्न रखना होगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है तो। इनके अलावा अपन को यहाँ से एक सुविधा और मिलती है, आपको कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई पढ़ी होगी, जैसे मेमोरी की क्षमता, जिसे फ्लॉपी डिस्क पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क की जैसे बात करते हैं कि 2 प्रकार की फ्लॉपी डिस्क जैसे इंच में आती है, एक तो 3.5 इंच की होती है, एक 5.25 इंच की होती है। उनकी क्षमता तो अपन मापते हैं किसमें? जीबी में। किसमें मापते हैं? जीबी में, मतलब गीगा आते अपन को पता चल गया कि गीगा का मतलब क्या होता है ये। इनके बाद में अपन पढ़ते हैं मतलब एमबी में पढ़ते हैं इनकी, तो इनके अलावा जीबी में पढ़ते हैं, इसके अलावा टीबी टेराबाइट इनमें पढ़ते हैं। तो मेगा, गीगा, टेरा इनका उपयोग वहाँ भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इनका उपयोग होता है। अब अपन बात कर रहे हैं ये पढ़ने के बाद में, देखो अब अपन थोड़ा सा परमाणु के अंदर क्या क्या होता है उन चीज़ों की बात करते हैं। परमाणु की सरफेसली बात करने के बाद में अब देखते हैं अपन परमाणु के अंदर एक तो होता है नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसके अलावा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बेसिक जानकारी, ये तो है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इनकी बात करता हूं। सबसे पहले तो इनके खोजकर्ता कौन कौन थे इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। खोजकर्ता देखो फ्रेंड्स, प्रोटॉन जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? देखो प्रोटॉन के खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन, ठीक है, और प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे, ठीक है, जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के फ्रेंड्स खोजकर्ता थे जे थॉमसन, ठीक है। देखो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन से हैं? जे थॉमसन। इसके अलावा इनका नामकरण मतलब इनका नोमेनक्लेचर किसने किया? प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। जबकि न्यूट्रॉन का नामकरण किसने किया फ्रेंड्स? जेम्स चैडविक ने ही किया। जबकि इलेक्ट्रॉन का नोमेनक्लेचर या नामकरण किसने किया? ये नामकरण किया फ्रेंड्स स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने किया। फ्रेंड्स आगे हम बात कर रहे हैं, इनके खोजकर्ता की बात कर ली, इनके नामकरण की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके ऊपर आवेश कैसा पाया जाता है। देखो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश पाया जाता है। प्रोटीन कैसा परमाणु कण है? धनावेशित। जबकि न्यूट्रॉन कैसा है? निरावेशित। निरावेशित का मतलब इसके ऊपर कैसा भी आवेश नहीं पाया जाता है, आवेश रहित। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश पाया जाता है? ऋणावेश। कैसा पाया जाता है? ऋणावेशित परमाणु कण। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आवेश की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स प्रोटॉन का आवेश जो होता है कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। 19 के बाद में कुलाम लिखेंगे। कुलाम को मैं सीबी से डिनोट कर रहा हूं फ्रेंड्स, और ये सी कैपिटल आएगा क्योंकि कुलाम वैज्ञानिक के नाम पे उसका आवेश का मात्रक कुलाम पड़ा है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रोटॉन का आवेश है ये धनावेशित होता है। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। कुलाम क्यों लिखा हूं? आवेश का मात्रक है। न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है उसका आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और आगे कुलाम ही लगाऊंगा क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। अब फ्रेंड्स बात आते हैं, लेकिन जो ये वैल्यू है वो कैसी है? ऋणावेशित। जबकि धनावेश प्रोटॉन की जो ये वैल्यू आएगी वो कैसी है? धनावेशित। आवेश के बाद में बात करता हूं फ्रेंड्स द्रव्यमान की। किसकी बात करता हूं? द्रव्यमान की, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान फ्रेंड्स होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। क्या बताया मैंने फ्रेंड्स कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। मतलब फ्रेंड्स आपको एक चीज समझ में आई। पहले तो आवेश की बात करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश परिमाण में क्या होता है? बराबर। लेकिन प्रकृति में क्या होता है? विपरीत। क्योंकि प्रोटॉन का आवेश परिमाण मतलब वैल्यू तो सेम है, लेकिन प्रकृति का मतलब चार्ज कैसा है? ये धनावेश और ये ऋणावेश है। प्रकृति विपरीत हो गई। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? लगभग बराबर होता है। हालांकि फ्रेंड्स आपको लर्न रखना होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। देखो फ्रेंड्स आपको समझना होगा, कई बार एग्जाम्स में एक चीज ये भी होती है कि यहाँ किलोग्राम ना दे करके ग्राम दे दिया जाता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो जब 10 की घात 3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 10 की घात -7 था, तो 10 की घात -24 बचेगा, और यहाँ पर भी यही सेम आएगा। जबकि यहाँ पर अगर इसको ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 गुणा 10 की घात -27 ग्राम आएगा। ठीक है, अब अपन ने ये बात कर ली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बेसिक सी चर्चा जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। परमाणु की सरफेसली चर्चा भी कर ली। हालांकि परमाणु में हमने परमाणु के जितने भी मॉडल हैं वो एस्केप किए हैं, यहाँ पर नहीं पढ़े हैं। वो मॉडल आगे पढ़ाएंगे आपको।
अब बात कर रहे थे अपन कि आज अपन को रिएक्शन पढ़नी है, पहले केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, और केमिकल रिएक्शन से अपन को धातु अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं, इनको एक बार रब कर रहा हूं, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले थोड़ी सी चर्चाएं और सीख लेते हैं बेसिक, ताकि अपन को अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं हर किसी के फोबिया होता है, डर होता है। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत जटिल हैं, समझ में नहीं आती हैं, आर्ट्स के हैं उनको समझ में नहीं आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। आप बोर्ड पे ध्यान रखना। देखो थोड़ी सी बातें और बता देता हूं, जैसे ये कोई तत्व है, ये क्या है, कोई एक तत्व है। ठीक है, इस तत्व को माना कि ये अक्ष एक तत्व है। ठीक है, अक्ष एक तत्व है। इस अक्ष तत्व को नीचे चरणों में तो क्या लिखा जाता है, Z लिखा जाता है, और इसके ऊपर शीर्ष पे क्या लिखा होता है, A लिखा होता है। फ्रेंड्स यहां साइड में लिख रहा हूं, Z बराबर तो होता है परमाणु क्रमांक, Z बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और A बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, क्या होता है, एटम मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान इंग्लिश में कहे तो, और ये एटम नंबर होता है। एक इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान होता है, और Z इक्वल टू परमाणु क्रमांक या एटम नंबर होता है। अक्ष एक एलिमेंट है जिसके चरणों में Z लगाया मतलब परमाणु क्रमांक, उसके शीर्ष पे हमने A लगाया मतलब एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। अब फ्रेंड्स अपन कैसे निकाल पाएंगे कि परमाणु द्रव्यमान किसी एलिमेंट का कितना है, अपन कैसे निकाल पाएंगे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। फ्रेंड्स मैं आपको निकालना समझाता हूं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, कल मैंने समझाया था, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मैंने वहां लिखा A बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है। A बराबर परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या होता है, देखो एक चीज बताना, अभी अपन परमाणु पढ़ रहे थे, ऐसा परमाणु था कि परमाणु के नाभिक में क्या था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, उसके बाहर निश्चित कक्षाओं में कौन थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो बोलो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 × 10⁻31, इस द्रव्यमान को माना जाता है नगण्य। क्या माना जाता है, नगण्य। जबकि यहाँ पर प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग ही परमाणु का द्रव्यमान होगा क्या, तो आपको चल गया A मतलब परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N, तो A बराबर P प्लस N होगा। मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होगी। अब फ्रेंड्स प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, समस्या ये आती है, तो नीचे बता रहा हूं आपको, प्रोटॉनों की संख्या यहां लिख रहा हूं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, परमाणु क्रमांक के। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। क्या कहा फ्रेंड्स मैंने कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक की क्या होती है, बराबर होती है। अब आपको पता चल गया, A आपको याद रहना चाहिए, P आपको पता चल गया, न्यूट्रॉन अपन निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकाल सकते हैं, पहला क्वेश्चन अपना ये आता है, कैसे याद किया, लो भी बता देता हूं। आपको अपनी जनरल कंपटीशन के लिए 20 एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। वो 20 तत्वों में बोर्ड पे लिख रहा हूं, उनका परमाणु द्रव्यमान आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ध्यान देना क्या क्या समझाया मैंने कि तत्व का अक्ष लिख रहे हैं, ये तत्व का प्रतीक है। चरणों में क्या लिखेंगे, उसको डिनोट प्रदर्शित करने के लिए उसका परमाणु क्रमांक, उसके शीर्ष पर क्या लिखेंगे, इसका चरणों में परमाणु क्रमांक, तो शीर्ष पे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या क्या लिखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु में है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। फिर अपन ने देखा कि Z बराबर ये था। अब आता थी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉनों की संख्या होगी। लो अभी 20 तक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद करवाता हूं आपको। ठीक है, देखो 20 जो एलिमेंट हैं स्टार्ट के हैं वो आपको लर्न ही रखने होंगे। 20 एलिमेंट कौन कौन से हैं मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। देखो यहां तो लिख रहा हूं मैं परमाणु क्रमांक की, ठीक है, यहां लिख रहा हूं तत्व का नाम, क्या लिख रहा हूं, तत्व का नाम। ठीक है, पहला परमाणु क्रमांक एक पे लिख रहा हूं मैं क्या, हाइड्रोजन, क्या लिख रहा हूं, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के बाद में मैं लिख रहा हूं तत्व का नाम, इसके बाद में तत्व का प्रतीक। क्या लिख रहा हूं? तत्व का प्रतीक। देखो इसको तत्व का प्रतीक कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं, एक ही बात है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा? H। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉनों की संख्या को। किसकी बात कर रहा हूं? प्रोटॉनों की संख्या। अभी तो मैंने सिखाई थी कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 1। अब बात करते हैं 2 नंबर पे कौन सा तत्व आता है। ठीक है, 2 नंबर पे हाइड्रोजन के बाद में आएगा हीलियम। कौन आएगा? हीलियम। देखो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 से 20 तक के तत्व मुख्य जबानी आपको याद होने चाहिए। पहला हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा? हीलियम। हीलियम तत्व का प्रतीक कैसे लिखेंगे? He। देखो किसी भी तत्व का प्रतीक या संकेत जब लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो पहला लेटर या पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल या फिर बड़ा लिखा जाता है, और जो दूसरा लेटर होता है वो ऑलवेज कैसा लिखा जाता है? स्मॉल लिखा जाता है। तो कैपिटल H स्मॉल E। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 2। अब बात आती है 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्या आता है? लिथियम। अब बात आती है लिथियम की, तो लिथियम का प्रतीक क्या होता है? Li। पहला अक्षर कौन सा लिखा? कैपिटल L। दूसरा क्या लिखा? स्मॉल लेटर। Li का प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 3। ठीक है, मैं एक बार देखता हूं इधर दिखेगा क्या आगे। थोड़ा सा आगे भी अपन बात करते हैं। यहां लिख देता हूं परमाणु द्रव्यमान। क्या लिख देता हूं? परमाणु द्रव्यमान। देखो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन की बात करूं एक बार। हाइड्रोजन केमिस्ट्री के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हाइड्रोजन का एक उपनाम होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं? आवारा। क्योंकि केमिस्ट्री के किसी नियम को मानता ही नहीं है, इसलिए ये तो आवारा तत्व हो गया। इसका परमाणु द्रव्यमान तो आपको याद रखना 1। आगे बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान, जितना परमाणु क्रमांक होगा उसका क्या होगा? डबल। तो एक बात बताओ, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? हीलियम 2 नंबर पे आता है तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 4। अब आता है लिथियम, कितने पे आता है? 3। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? इसका डबल 6। लेकिन फ्रेंड्स आपको इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी होगी। बात यह है कि जितने भी तत्वों के परमाणु क्रमांक सम संख्या में होंगे उनमें क्या करना होगा? जस्ट डबल। जबकि जिनके परमाणु क्रमांक विषम संख्या में होंगे, ठीक है, ओड नंबर होंगे, उनमें +1 करना पड़ेगा डबल के बाद भी। तो इसको 6 तो कर दिया, +1 और करना पड़ेगा। तो बोलो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 7। क्यों? क्योंकि लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या का परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखेंगे? पहले तो इसको डबल करेंगे, सम होती तो केवल डबल करते, लेकिन विषम है तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 1। तो 3 का डबल 6, 6 में कितना जोड़ा? 1। क्यों? क्योंकि ओड नंबर है। अब बात करते हैं लिथियम के बाद में अगला 4 नंबर पे बेरिलियम। किसकी बात करते हैं? बेरिलियम। बेरिलियम को कैसे दर्शाते हैं? Be से। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? याद हो गई होगी, प्रोटॉनों की संख्या तो 4 होगी। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक 4 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? सम संख्या है तो जस्ट डबल करना है, 4 दूनी 8। अब बात करते हैं 5 नंबर पे। किस पे बात करते हैं? 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कौन होता है? बोरोन। कौन होता है? बोरोन। बोरोन को कैसे लिखते हैं? बी से। आपको तत्वों का प्रतीक या संकेत लिखना समझ में आ गया होगा। पहला लेटर हर में बड़ा कैपिटल लिख रहे हैं क्या? हाँ। अगर दूसरा कहीं लेटर आ रहा है तो कैसा लिखा जा रहा है? स्मॉल लिखा जा रहा है। प्रोटॉनों की संख्या 5 लिखी जाएगी। परमाणु द्रव्यमान 5 का दुगना कितना हुआ? 10 से। 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, इसलिए प्लस कितना करेंगे? 1। तो बोरोन कितना हो गया परमाणु द्रव्यमान? 11 हो गया फ्रेंड्स से। अब अपन बात कर रहे हैं 6 नंबर पे। क्या आता है? कार्बन। कौन आता है? कार्बन। ठीक है, और कार्बन को कैसे लिखेंगे? कैपिटल C से डिनोट करेंगे। इसके बाद में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6, क्योंकि एटम नंबर कितना है? 6। 6 का डबल 12 है और +1। ऐसा ही ये सीरीज चलती रहेगी। 7 पे नाइट्रोजन लिखेंगे। कौन लिखेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैपिटल N से 7 नंबर, 7 दूनी 14 +1। इसके बाद में 8 नंबर पे ऑक्सीजन आएगा। ऐसे अपन को खुद को अपने घर पे करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये 20 तक के तत्व एक बार मैं बोल के बता देता हूं, बाकी आप ही 10th क्लास की जो NCERT बुक है वहां से देखना। ठीक है,
तत्व कौन कौन से हैं? एक नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद में नियोन 10 नंबर पे, ठीक है। नियोन के बाद में 11 नंबर पे सोडियम, 12 नंबर पे कौन है? मैग्नीशियम, 13 नंबर पे कौन है? एल्यूमिनियम, 14 नंबर पे सिलिकॉन है, 15 नंबर पे फॉस्फोरस है, 16 नंबर पे सल्फर है, 17 नंबर पे क्लोरीन है, 18 नंबर पे कौन है? क्लोरीन के बाद में आता है आर्गन, और 19 नंबर पे कौन आता है? पोटेशियम, और 20 नंबर पे कैल्शियम आता है। इनको अपन को याद करना है। कैसे याद करना, तरीका मैंने समझा दिया कि परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉनों की संख्या लिखेंगे। तत्व का प्रतीक 10th क्लास की बुक से इजीली देख सकते हो। अब बात आती है कि परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान मैंने 20 तक के तत्वों का, ये रूल जो है वो केवल 20 तक के एलिमेंट के लिए लागू होगा। मैं सीधा सा तरीका बता दिया, जितना प्रोटॉनों की संख्या होगा उसका जस्ट डबल कर दो, या परमाणु क्रमांक का डबल कर दो। लेकिन विषम संख्या है तो उसमें कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। बस दिक्कत आती है क्लोरीन, जो कि 17 नंबर पे आती है। ये लिख लेना, याद रखना होगा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। कितने पे आता है क्लोरीन? 17 पे। 17 का डबल कितना हुआ? 34। कैसी संख्या है? विषम, इसलिए डबल में 1 जुड़ेगा, ठीक है। तो 34 से 35, लेकिन 1 से भी थोड़ा ज्यादा होता है, 35.5, ठीक है। ये रूल फ्रेंड्स आगे लागू नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर परमाणु द्रव्यमान 1 से 1 डबल करने के बाद में 1 से भी थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ के अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना और सिखा देता हूं, ठीक है। इसे एक बार रब कर रहा हूं। चलो अब अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अपन को यह सीखना है। अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा अपने कि A बराबर P प्लस क्या होता है? N। A का मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। अभी सीखा है अपने, 1 नंबर पे आता है 1 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा तत्व कहते हैं? आवारा तत्व है। हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही तो प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो ये 1 जो प्लस का है ये इधर आएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 0। तो फ्रेंड्स आपको लर्न रखना होगा पहली बात तो कि हाइड्रोजन के न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, वो कौन है? हाइड्रोजन। अन्य किसी तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या 0 नहीं होती है। हाइड्रोजन के बाद में बात करते हैं अन्य तत्वों की। जैसे आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन, क्या पूछ लिया जाए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितनी? तो आपको पता है 7 नंबर पे आता है। तो परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का एक कितना होगा? 15, ठीक है। फिर इसके प्रोटॉनों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने नंबर पे आता है? 7। तो प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी। अब आपको इसके न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो कैसे निकालोगे? आपको पता है A बराबर P प्लस N होता है। A कितना दे दिया? 15 दे दिया। प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे दी? 7 दे दी। निकालना क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। जब ये 7 प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी आ गई? 8 आ गई। तो न्यूट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन की कितनी आ गई? 8 आ गई। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, प्रोटॉनों की संख्या निकालना, परमाणु द्रव्यमान निकालना। इसके अलावा तत्वों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये तत्वों का प्रतीक कैसे लिखते हैं, ये इसके अलावा 20 तक के तत्व आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं, इनको पढ़ने के बाद में आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जैसे आपको कह दिया जाए कि हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कीजिए, तो कैसे करेंगे? यहाँ तत्व का प्रतीक H लिखेंगे, इसके चरणों में इसका परमाणु क्रमांक 1 लिखेंगे, इसके शीर्ष पर अपन इसका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे 1, ऐसे। चलो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे ऑक्सीजन को डिनोट करके दर्शाइए, बताइए ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे? O लिखेंगे, क्योंकि O से डिनोट करते हैं। इसके चरणों में इसका परमाणु क्रमांक या एटम नंबर लिखेंगे। एटम नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है। इसके ऊपर, माथे के ऊपर क्या लगाया जाएगा? इसका परमाणु द्रव्यमान जो कितना होता है? 16 होता है। इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए कि क्लोरीन को दर्शाओ, तो कैपिटल C और स्मॉल l लिखेंगे, क्योंकि अभी समझाया है पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल होता है। इसका एटम नंबर कितना होता है? 17 होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
अब इनसे थोड़े से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो आगे क्या है वो ध्यान दो। देखो फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के। फ्रेंड्स, आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाने से पहले उसके माहौल में लेके आता हूँ। पहले तो चलो आप मुझे ये बताना, एक इमेजिन करना, जैसे लिख दिया मैंने ax² + bx बराबर माइनस का c, ये क्या है फ्रेंड्स? ये मेरे ख्याल से समीकरण है, ठीक है। कौन सा समीकरण है? ये एक द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समीकरण के शायद दो पक्ष हो गए, एक पक्ष तो ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। इस इधर वाले पक्ष को कौन सा साइड बोलते हैं? लेफ्ट साइड बोलते हैं, मतलब बायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा पक्ष हो गया? दायां पक्ष हो गया। तो समीकरण मेरे ख्याल से वह होता है जिसमें दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होती हैं, एक बाईं साइड एक दाईं साइड। चलो ऐसे ही अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पढ़ेंगे, ध्यान देना। मुझे आप ये बताना कि जैसे कार्बन है, क्या है? कार्बन। कार्बन किस में होता है? अपनी जो लकड़ियां पाई जाती हैं उनमें कार्बन होता है, और ऐसी बात है। उस कार्बन को अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। या फिर उन लकड़ियों को जलाते हैं, तो जलती हैं तो जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन होती है, तो निश्चित ही बात है वहां ऑक्सीजन होगा। जब कार्बन से ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन से क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, तो बनेगा क्या फ्रेंड्स? यहाँ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोलो बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। अब फ्रेंड्स आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये तो कौन सा पक्ष हो गया? बायां पक्ष या लेफ्ट साइड हो गई। ये कौन सा पक्ष हो गया? राइट साइड या दायां पक्ष हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? अब एक बात हो, यहाँ भी दो साइड हुई या नहीं हुई? तो बोलो ये भी समीकरण हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब ये बताओ, ये समीकरण है, लेकिन इस समीकरण में यूज किसका किया गया? ये शब्द है, कार्बन शब्द है, ऑक्सीजन शब्द है, ये कार्बन डाइऑक्साइड शब्द है। तो इस समीकरण को कौन सा समीकरण बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। सबसे पहले तो क्या बोलेंगे? शब्द। चलो मुझे नेक्स्ट बात आप ये बता दो, ये कार्बन रसायन विज्ञान के एलिमेंट्स चीजें हैं क्या? है। तो ये रसायन से संबंधित है, इसको क्या बोलेंगे? शब्दी रासायनिक। क्या बोलेंगे? शब्द रासायनिक। ये क्या है? समीकरण। तो ये क्या बन रहा है? शब्द रासायनिक समीकरण बन रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस आगे बन रहा है रोकासायन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा समीकरण बना? शब्द रासायनिक समीकरण बना। अब आगे सुनना, इस शब्द रासायनिक समीकरण को मैं तत्वों के प्रतीक या संकेतों के रूप में प्रदर्शित करता हूं। कार्बन को तत्वों के प्रतीक या संकेतों के रूप में प्रदर्शित करूंगा तो क्या लिखूंगा? कैपिटल सी। और ऑक्सीजन को करूंगा तो क्या लिखूंगा? O2। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि इस ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिख रहा, O2 क्यों लिख रहा हूं, इसको O3 नहीं लिख रहा, इसको O2 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, वजह बताऊंगा। आगे पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखूंगा? CO2। क्या लिखूंगा? CO2, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात हो, इस शब्द रासायनिक समीकरण को मैंने तत्वों के प्रतीक या संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया, इसे ही कौन सा समीकरण कहते हैं? रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण कहते हैं? रासायनिकी समीकरण कहते हैं। बोलो सही बात है क्या? रासायनिक समीकरण में संपन्न होने वाली, यहाँ एक अभिक्रिया संपन्न होगी, संपन्न होने वाली अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अपन कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, अपन को अभिक्रियाओं किसी भी चीज की डेफिनेशन रटनी नहीं होती है, अपन को समझनी होती है। समझने के लिए अपन ने क्या किया? सबसे पहले एक समीकरण क्या होता है यह समझा, फिर अपन ने लिखा शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण को तत्वों के प्रतीक या संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया, और किसी भी शब्द रासायनिक समीकरण को तत्वों के प्रतीक या संकेतों के रूप में प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो आपको रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन समझ में आई सबसे पहले तो। अब फिर दूसरा काम करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाता हूं। क्या करना सिखाता हूं? संकेत। देखो फ्रेंड्स, ऐसा कोई साहित्य कोई कंपटीशन होगा जिसमें एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से नहीं आता है, चाहे वो रिएक्शन को बैलेंस करवाए, चाहे वो कोई रिएक्शन पूछे कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, चाहे कोई उनसे संबंधित छोटी बातें पूछे, ये एक काम जरूर होता है, मैं रिएक्शन बैलेंस करना मतलब अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका बताता हूं आपको। देखो फ्रेंड्स, इसे रब कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको शब्द रासायनिक समीकरण क्या है। शब्द रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण क्या बन रहा है,
रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं अपन। आगे क्या बन रहा है फ्रेंड्स, ध्यान देना। देखो अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। बैलेंस करने से पहले छोटी छोटी बेसिक सी 2-3 बातें और बताता हूं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, बन क्या रहा है, CO2। अब एक बात हो, ये एरो के साइन के पीछे की तरफ या तीर के निशान के पूंछ की तरफ जो होगा या फिर लेफ्ट साइड में जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा आप खुद बताना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया ही तो करने जा रहे हैं, इसलिए इनको अभिकारक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभिकारक। या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, क्रिया करने जा रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, क्रियाकारक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लेफ्ट साइड का जो पक्ष होगा उनको अभिकारक या क्रियाकारक ही बनेगा। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में अभिक्रिया करे, रिएक्शन करे, तो उसके बाद में शायद उनका प्रोडक्ट निकल के आता है, उनका उत्पाद निकल के आता है, या फिर उनकी क्रिया का क्रियाफल निकल के आता है। इसलिए राइट साइड में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इसको उत्पाद बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलेंगे, क्रियाफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रियाफल बोलेंगे। बोलो आपको इतनी एक बात समझ में आ गई, ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। अगली बात ये है कि ये तीर का निशान है। किसका निशान है, तीर का निशान। क्वेश्चन मेरा ये है कि तीर का निशान किसको बताता है। ये फ्रेंड्स तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है। क्या बता रहा है, दिशा को। अगर ये तीर का निशान उत्पाद की तरफ है तो अभिक्रिया कहाँ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए अग्रगामी अभिक्रिया हो गई। और अगर ये पीछे की तरफ आती तो ये रिवर्स रिएक्शन होती। तो अभिक्रिया की दिशा को कौन बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अभिक्रिया की दिशा को कौन बताता है, एरो का साइन, तीर का निशान बताता है। यहां तक की समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये तीर के निशान के ऊपर और क्या डंगा होता है। तीर के निशान के ऊपर क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन ये आता है कि उत्प्रेरक कौन होते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसे एजेंट होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। जनरल सी बात, उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वो चीज जैसे अपना घर है, अपने घर के अंदर जैसे नॉर्मल चल रहा है सारी दिनचर्या। उत्प्रेरक बाहरी वो लोग हैं जो अपने घर की लड़ाई में हिस्सा तो नहीं ले रहे हैं लेकिन अपने घर की लड़ाई को मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और मतलब बाहरी वो लोग हैं जो अपनी लड़ाई को, अंदरूनी लड़ाई को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जो लोग अपनी लड़ाई को बढ़ा दे वो तो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, और जो घटा दे वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कौन करता है, उत्प्रेरक। क्या खुद भाग लेता है क्या, ना, कभी नहीं लेता है। क्या काम करता है, या तो गति बढ़ाएगा, और यदि उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक वर्धक। यदि उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को कम करता है तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा, उत्प्रेरक के अलावा यहां पर टेम्परेचर वगैरह यही डिनोट किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, आगे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित का मतलब यह हुआ, जैसे अपना तराजू देखा होगा आपने, उस तराजू बैलेंस में कब रहेगा, जब ये एक पलड़ा ये है, एक पलड़ा ये है, दोनों पलड़े में सेम वेट होगा, सेम वजन होगा, तो तराजू बैलेंस में होगा। ऐसा ही एक रासायनिक मतलब हर चीज को एक प्रैक्टिकल इमेज किया करो। अब बात करते हैं कि जैसे अभिक्रिया संतुलित कब होगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, CO2। ठीक है, इसको बैलेंस करने का बहुत बेसिक तरीका, केवल गुणा भाग करना आना चाहिए आपको। ठीक है, पहले तो यहाँ पर एक लाइन खींच दो, बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, लाइन खींचती क्या, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। कार्बन को दर्शा दिया, ऑक्सीजन को दर्शा दिया, बोलो दर्शा दिया क्या, दर्शा दिया। चलो एक चीज पूछता हूँ, देखो अगर इधर कार्बन और ऑक्सीजन दर्शा रहा हूं तो दूसरी साइड भी क्या दर्शाऊंगा, कार्बन और ऑक्सीजन दर्शाऊंगा। इनके अलावा सोचना ही नहीं, केवल ये दो ही चीजें दर्शाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपको जैसे समझ में आया होगा, माना कि एक आइसोलेटेड या बंद रूम है, अगर उस आइसोलेटेड रूम में या विलगित रूम में मैं जा रहा हूं अंदर, तो बाहर भी निश्चित सा है मैं ही तो निकलूंगा।
तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं तो बाहर भी प्रोडक्ट भी तो कार्बन ऑक्सीजन का ही तो बनेगा। अब सबसे पहले ये बता दें कार्बन के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है। कार्बन के परमाणु देखो यहाँ पर एक है, एक। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, दो हैं। अच्छा, कार्बन के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, एक है। अच्छा, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, दो है। अब देखिए, देखो कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ये अभिक्रिया तो बैलेंस है, इसलिए कार्बन प्लस O2 की ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। चलो ये तो बहुत इजी था, ये तो सब लोग कर लेते हैं, तब मैंने पहला एग्जांपल बताया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 का प्लस O2 का। जब H2 और O2 मिलता है तो क्या बनता है, H2। निश्चित सा पता है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो पानी का निर्माण होगा। अच्छा देखो, अब एक बात हो, कैसे बैलेंस करेंगे इसको, लो दर्शा दो। पहले इधर जितने तत्व है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। आगे कौन से तत्व है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लिखेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, दो। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, दो। लिख दी मैंने। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, दो। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, एक। लिख दी क्या मैंने, लिख दी। अब इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने, दो। हाइड्रोजन कितने, दो। ऑक्सीजन इधर कितने, दो। इधर कितने, एक। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलो यहाँ पर ऑक्सीजन दो, अच्छा दो से मैंने गुणा करवा दिया फ्रेंड्स, लेकिन ये गड़बड़ हो गई। जैसे इसको गुणा करवाया तो ये हाइड्रोजन भी तो गुणा होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर भी दो गुणा से करवा दिया। तो बोलो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। हाइड्रोजन इधर कितने, दो। गड़बड़, इसको भी दो से गुणा करवाना पड़ेगा, लो करवा दिया। अब मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन कितने, चार। हाइड्रोजन कितने, चार। ऑक्सीजन कितने, दो। ऑक्सीजन कितने, दो। अब तो बैलेंस हो गई ना, ये बन गई बैलेंस अभिक्रिया। बैलेंस कैसे करवाया आपने, इस अभिक्रिया को बार बार गुणा भाग करके करवाया। अच्छा, गुणा भाग करके बैलेंस करने की इस विधि को कौन सी विधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी बोलते हैं, ये एंड है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल विधि, गुणा भाग करके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाला तरीका कौन सा तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल विधि। दूसरी बात हमने पढ़ी कि इस अभिक्रिया को संतुलित कर लिया, संतुलित करने से फायदा क्या हुआ, पहले भी तो थी ना। देखो फ्रेंड्स, पहले आपको यह पता था क्या कि हाइड्रोजन की 4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के यहाँ पर जल के 2 मॉलिक्यूल है। पहले तो आपको ऐसे था कि एक ही है, ठीक है। तो संतुलित करने से किसी भी अभिक्रिया के परमाणु की निश्चित संख्या का पता चलता है, ये संतुलित करने का बेनिफिट है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो संतुलित करने से हमें किस चीज की विदित होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले परमाणुओं की निश्चित संख्या का पता चलता है। कौन सी विधि से करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि से करते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अभिक्रियाओं के टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया खूब प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जो 2 प्रकार की, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा जैसे अपचन अभिक्रिया, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये सारी तमाम अभिक्रियाएं अपन यहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है, जैसे नाम वैसा काम, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। मेरे ख्याल से संयोजन का दूसरा नाम मैं ये कह सकता हूं जुड़नकारी अभिक्रियाएं, ठीक है। आप समझते चलना, जुड़नकारी का मतलब समझ गया आपके, जो जुड़ने वाला अड़ंगा है वो संयोजन में होगा, ठीक है। जुड़ना किसका, लो आप ही बताना। यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, बन रहा है H2O। कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। आपको खुद को पता चला हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, वो H2O बन रहा है, इसलिए जुड़ के बन रही है, तो संयोजन अभिक्रिया। चलो इसको छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे CaO। क्या ले लिया मैंने, CaO। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में, कम से कम 15-20 बार, कभी रेलवे में आता है, तो कभी SSC में आता है, तो कभी राजस्थान पुलिस में आता है, कभी पटवार में आता है, कभी अन्य एग्जाम में आता है, कभी रीट में आता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पूछते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में अपन कंफ्यूज होते हैं। एनसीईआरटी में भी थोड़ी सी मिस्टेक है इस कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड है बिना भुजा हुआ चूना। कौन सा चूना है, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है।
जिसे अपन कली लेके आते हैं, जैसे वो चूने के पत्थर लेके आते हैं, वो बिना बुझा हुआ चूना है। और जब अपन एक काम करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला देते हैं, ठीक है, वो पत्थर होते हैं चूने के, अब उन पत्थरों के अंदर लाते हैं अपन पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने पे बोलो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? होगी। मतलब पानी कैल्शियम ऑक्साइड से जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अब एक बात तो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया? बिना बुझी हुई चूने के साथ जब पानी मिला दिया गया तो ये कैसा चूना बन गया? बुझा हुआ चूना। कैसा चूना बन गया? बुझा हुआ चूना। ठीक है। अगली बात आपको बताऊं, इस बुझे हुए चूने का उपयोग किसमें करते हैं? इस बुझे हुए चूने का उपयोग सफेदी करने में भी किया जाता है। ठीक है। और सफेदी फिर रंग कब लाती है? सफेदी रंग तब लाती है जब ये सूख जाता है। 2-3 दिन में जब एनवायरमेंट की CO2 से रिएक्शन करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सफेदी दिखाता है। ये चीजें भी अपन आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में। अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? जोड़नकारी अभिक्रिया। बोलो H2 और O2 जुड़ रहा है क्या? बोलो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जल जुड़ रहा है क्या? अच्छा, जुड़ रहा है। इसके अलावा से आप और एग्जांपल ले लो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। इसके अलावा और एग्जांपल ले लो, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्या? जुड़ रहा है। फिर क्या बन रहा है? NH3। देखो फ्रेंड्स, शायद सबके अगर आप थोड़ा बहुत भी सोचते हो तो दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि ये नाइट्रोजन को N2 ही क्यों लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन को H2 ही क्यों लिखता हूँ, कार्बन को C2 क्यों नहीं लिख रहा। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस का रिप्लाई भी 2-3 दिन की क्लास हो जाने तो आपके अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। ये तो 4 एग्जाम्पल लिखा दिया, और भी बहुत सी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है। जैसे CaO प्लस CO2 से CaCO3 बन गया, कैसा अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूंगा तो मैं सीधी सी ये कह सकता हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बोलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलो संयोजन तो पढ़ ली। संयोजन के बाद में दूसरी पढ़ रहे हैं। दूसरी कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। कौन सी है? वियोजन। वियोजन। देखो वियोजन का मतलब होता है वियोजन। योजन का मतलब तो जुड़ना। संयोजन का एक दूसरा नाम और होता है योगात्मक भी बोल सकते हैं। वियोजन का मतलब है टूटना। योजन का वी मतलब विउपसर्ग लग रहा है, इसका मतलब हो गया अपघटनकारी अभिक्रियाएं। ठीक है। या फिर टूटनकारी अभिक्रियाएं। ठीक है। लो ध्यान देना कैसे होती है। अगर जैसे H2O है, क्या है? H2O। H2O को क्या करते हो? जब अपन H2O को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या बनता है? ये H2 प्लस O2 में टूटेगा या नहीं टूटेगा? इसका लाइसिस हो जाएगा, तो हाइड्रोलाइसिस। तो H2 प्लस O2 में टूट गया। कैसी अभिक्रिया हुई? विघटन अभिक्रिया हो गई। जैसे मतलब वियोजन संयोजन का जस्ट विपरीत है। जस्ट क्या है? विपरीत। जैसे CO2 था तो कार्बन प्लस O2 बन जाएगा। जैसे CaCO3 है तो CaO प्लस CO2 बन जाएगा। जैसे NH3 है तो N2 प्लस H2 बन जाएगा। बोलो सही बात है क्या? अब इसको बैलेंस करना शायद आपको आता है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको बैलेंस करना। अच्छा, ये वियोजन थी टूटनकारी। इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद क्या आता है? वियोजन की परिभाषा बता दूं क्या आपको? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद कई क्रियाकारकों में टूट जाता। ठीक है, सॉरी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल क्रियाकारक कई उत्पादों में टूट जाता है, क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ध्यान में होने चाहिए आपको। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। संयोजन, वियोजन। ठीक है। धन्यवाद साथियों।